Jai Hind, all of you. In our last video lesson, we have learned about the Hindu society and its reform movements. Now, today we will learn about the Muslim society and its reform movements. So, हिंदू सोसाइटी की तरह ही मुस्लिम सोसाइटी में भी बहुत सारे ईविल्स यानी बुराइयां थी. तो कुछ जो पढ़े लिखे मुस्लिम्स थे, कुछ स्कॉलर्स थे, उन्होंने कोशिश की, उन्होंने आगे बढ़कर ये कोशिश की कि इन बुराइयों को हम हटाएं अपनी सोसाइटी से और लोगों को अवेयर करें, उन्हें और ज़्यादा पढ़ने लिखने में जागरूक करें. तो नवाब अब्दुल लतीफ़ ने मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी फाउंड की थी इन 1863 एट कैलकटा. तो इस सोसाइटी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन. मुस्लिम्स लोगों में एजुकेशन बढ़ाने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था और साथ ही इसने हिंदू मुस्लिम यूनिटी यानी एकता के लिए भी काम किया था. एक बहुत इम्पॉर्टेंट नाम आता है इसमें, वो है सर सैयद अहमद ख़ान का, जिन्होंने मॉडर्न एजुकेशन के ऊपर स्ट्रेस दिया था कि मुस्लिम्स को मॉडर्न एजुकेशन ग्रहण करना चाहिए. और साथ ही इन्होंने जो पॉलीगैमी का सिस्टम था यानी कि बहुविवाहवाद का जो सिस्टम था उसका अपोज किया था, उसका विरोध किया था. और इस बात के लिए सर सैयद अहमद ख़ान को बहुत सारा ऑपोजिशन भी फेस करना पड़ा था. बहुत सारे जो मुस्लिम्स थे वो उनके अगेंस्ट हो गए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने कोशिश की थी कि मुस्लिम सोसाइटी में रिफॉर्म्स हो. तो इन्होंने 1864 में एक ट्रांसलेशन कमेटी फाउंड की थी जिसे साइंस कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि साइंस और बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स थे, जो इंग्लिश में जो बुक्स छपी हुई थी वो उर्दू में ये ट्रांसलेट किया करती थी ये कमेटी, ताकि जो मुस्लिम लोग हैं वो इन बुक्स को आसानी से पढ़ सकें. 1877 में इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल यानी कि MAO कॉलेज फाउंड किया था, जो कि अलीगढ़ में इन्होंने एस्टैब्लिश किया था. और ये जो कॉलेज है इसको आज बहुत फेमस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है. तो इस कॉलेज की हेल्प से, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की हेल्प से इन्होंने मुस्लिम्स में एजुकेशन को बढ़ाने की कोशिश की थी. और ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो अभी इस कॉलेज का नाम है, ये आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है. अ, पूरी कंट्री के जो मुस्लिम्स थे वो इस कॉलेज में पढ़ने आते थे. तो इस वजह से मुस्लिम सोसाइटी में एजुकेशन की ग्रोथ हुई. सर सैयद अहमद ख़ान ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी का फेवर किया था, लेकिन बाद में ये ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस में आ गए थे. तो इन्होंने मुस्लिम लोगों को कहा था कि कुरान की स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अपने कल्चर से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है. साथ ही इन्होंने एक जर्नल, एक मैगज़ीन और पेपर का जो मिला जुला रूप होता है जर्नल, तो उस जर्नल का नाम था तहज़ीब उल अल-हक. इन्होंने उर्दू में ये जर्नल स्टार्ट किया था ताकि अपने विचार वो बाकी लोगों के सामने रख सके. नाउ, रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ पारसीज एंड सिख्स. तो दूसरी कम्युनिटीज़ में रिफॉर्म्स होता देखकर जो पारसीज और सिख्स थे उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना हम भी अपनी कम्युनिटी की जो बुराइयां हैं वो दूर करें. तो दादा भाई नारोजी और नारोजी फुरदून जी, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था पारसी कम्युनिटी के अंदर रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म्स लाने के लिए. और इन्होंने एक जर्नल स्टार्ट किया था, रस्त गुफ्तार. और इन्होंने दोनों ने ही गर्ल्स की एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की थी कि लड़कियों को भी पढ़ाई लिखाई करवानी चाहिए. वेस्टर्न एजुकेशन और इंडिया में जो रिफॉर्म मूवमेंट चल रहे थे उनसे इंस्पायर होकर जो सिख्स थे, सिख कम्युनिटी के लोगों ने भी ट्राई किया कि हम अपनी सोसाइटी और कम्युनिटी में कुछ अच्छे चेंजेस लाएं. तो जो गुरुद्वारास थे उस टाइम पर, वो जो गुरुद्वारा की प्रबंधक कमेटी होती थी यानी गुरुद्वारों को मैनेज करने की जो कमेटी होती थी, उनके कंट्रोल में नहीं होते थे. तो इसीलिए जो सिख रिफॉर्म मूवमेंट था ये किसके द्वारा चलाया गया था? शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अकाली दल के द्वारा ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था. और उनकी मांग ये थी कि जो गुरुद्वारों का कंट्रोल है वो सिख कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स को देना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से उसे मैनेज कर सकते हैं. ये जो मूवमेंट उन्होंने किया था ये बहुत पीसफुल लाइंस पर, मतलब बहुत शांतिपूर्वक तरीके से किया था, और बाद में इनको इस मूवमेंट में सक्सेस भी मिली थी. नाउ, हमने जो इतने सारे रिफॉर्म मूवमेंट्स पढ़े अलग अलग सोसाइटीज़ में, अलग अलग कम्युनिटीज़ में, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा यानी कि उसका क्या असर पड़ा सोसाइटी पे.
तो पहला असर तो ये हुआ कि मॉडर्न एजुकेशन, साइंस और लिटरेचर की जो स्टडी थी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट आने लग गया कि हमको भी मॉडर्न एजुकेशन लेनी चाहिए, उसके बारे में पढ़ना चाहिए। साथ ही जब लोगों में पढ़ने की इच्छा जागी, ज़्यादा इंटरेस्ट जागा, तो बच्चों के लिए कॉलेजेस और स्कूल्स भी ज़्यादा बनने लग गए। इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ वुमेन, क्योंकि ज़्यादातर जो सोसाइटीज़ थी वो वुमेन के जो बिगड़ती हुई कंडीशंस थी, वुमेन के साथ जो अत्याचार होता था या फिर जो भी बुराइयां होती थी सोसाइटी में उनसे रिलेटेड, उसके ऊपर बेस्ड थी। तो इसीलिए इन मूवमेंट्स की वजह से वुमेन की कंडीशन में बहुत ज़्यादा सुधार आया। तो जो सती सिस्टम था, चाइल्ड मैरिज था, पर्दा सिस्टम था, पॉलीगैमी था, तो ये सब काफ़ी हद तक दूर हुआ था सोसाइटी से। अम, साथ ही अगर हम हिंदू सोसाइटी में देखें तो जो वैदिक स्टडी पर जो एम्फेसिस दिया गया था, हमने आर्य समाज के बारे में पढ़ा था, तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बोला था कि हमें वेदों की पढ़ाई करनी चाहिए, वेद, पुराण, उपनिषद, इन सब की पढ़ाई करनी चाहिए। अपने कल्चर से रिलेटेड चीज़ों की हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इसकी वजह से लोगों में अपने कल्चर के लिए प्यार जागा, अपने कल्चर के बारे में जानने की इच्छा जागी। और साथ ही जब भी इन लोगों को अपने कल्चर से प्यार होता है तो अल्टीमेटली उन्हें अपने देश से भी प्यार होने लग जाता है। तो इसकी वजह से नेशनलिज्म की जो भावना थी, राष्ट्रवाद की जो भावना थी, वो इंडियंस के अंदर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आने लगी। ये जो रिफॉर्म्स हुए थे, इनकी वजह से इंडिया के लोगों में अवेकनिंग आई, मतलब लोग जागरूक होने लग गए और लोगों में कल्चरल अवेयरनेस भी क्रिएट हुई थी। नाउ डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, लिटरेचर, आर्ट एंड साइंस। तो इन सब फील्ड्स में क्या क्या डेवलपमेंट हुए थे इस टाइम पर। तो अगर हम एजुकेशन की बात करें तो अभी हमने देखा था कि बहुत सारे नंबर ऑफ़ स्कूल्स एंड कॉलेजेस एस्टैब्लिश हुए थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेशन ले सकें। साथ ही जो विमेंस के जो एजुकेशन थी उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया। अलग अलग काउंसिल्स बनवाई गई और साथ में ब्रिटिश ने भी हेल्प की थी। अलग अलग कमीशंस बनाए थे, काउंसिल्स बनवाई थी, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ भी बनवाई थी ताकि इंडियंस को मॉडर्न एजुकेशन मिल सके। विद्यापीठ जो होता है, ट्रेडिशनल हिंदू स्कूलिंग होती है, वो वाराणसी और अहमदाबाद में इस्टेब्लिश की गई थी। और साथ ही जहाँ पर मुस्लिम लोगों की एजुकेशन होती है, जामिया मिलिया इस्लामिया, वो अलीगढ़ में इस्टेब्लिश हुई थी। पंडित मदन मोहन मालवीय ने फेमस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस में फाउंड की थी। और रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती नाम का जो स्कूल या कॉलेज है वो शांति निकेतन में फाउंड किया था। अगर हम कल्चर की बात करें तो ये जो सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए, उन्होंने जिस भी सोसाइटी में ये जो रिफॉर्म्स हुए, चेंजेस हुए, तो इन रिफॉर्मर्स ने यही कहा लोगों से, इसी चीज़ के लिए उन्हें जागरूक किया ज़्यादा से ज़्यादा कि आपको आपके कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, आपकी संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए। तो इसकी वजह से अगर हम हिंदू सोसाइटी में देखें तो वेद, पुराण, भागवत गीता, बहुत सारी जो संस्कृत की बुक्स हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की गई ताकि कॉमन लोग उसे पढ़ सकें। रीजनल लैंग्वेजेस में जो भी वो लैंग्वेज बोलते थे, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, बंगाली, ऐसी लैंग्वेजेस में उन्हें ट्रांसलेट किया गया ताकि लोग आसानी से पढ़ सकें। अगर हम लिटरेचर और आर्ट में हुए डेवलपमेंट की बात करें तो इन रिफॉर्म मूवमेंट से पहले जितने भी लिटरेरी वर्क्स होते थे उनका मेन थीम रिलीजन हुआ करता था, धर्म से प्रेरित वो कहानियाँ, ड्रामा, ये सब लिखा करते थे। लेकिन अब ह्यूमनिस्टिक टॉपिक्स जो ह्यूमन से रिलेटेड है वो ज़्यादातर प्रोज या फिर पोइट्री के फॉर्म में लिखे जाने लगे। अलग अलग लिटरेरी राइटिंग जैसे कि नॉवेल्स यानी कि उपन्यास, शॉर्ट स्टोरीज, ड्रामा, एसेज यानी कि निबंध, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा लिखना शुरू हो गए थे। अम, इसके अलावा जो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स होती थी उनके बारे में ही ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स लिटरेचर में पॉइंट आउट किए जाते थे। और साथ ही एक पैट्रियोटिज़्म की या फिर नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, राष्ट्रवाद या देशभक्ति की जो भावना है, ऐसी स्टोरीज़ या फिर ऐसी पोएम्स लिखी जाती थी ताकि लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागे। इसके अलावा जो रीजनल लिटरेचर्स थे यानी कि जो स्थानीय भाषाओं में, लोकल लैंग्वेजेस में, हिंदी, उर्दू, मराठी, बंगाली, गुजराती, ऐसी लैंग्वेजेस में, जो लोकल लैंग्वेजेस में लिटरेचर लिखे गए, तो
उन्होंने भी उनके साथ जो अत्याचार होते थे सोसाइटी में, जो बुरी बातें थी, उनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो कुछ ग्रेट राइटर्स के यहाँ पर नाम दिए गए हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, जिन्होंने अपने लिटरेचर से सोशल रिफॉर्म किए और नेशनलिज्म की फीलिंग को और ज़्यादा बढ़ाया। तो जो सबसे फेमस अचीवमेंट है लिटरेरी वर्ल्ड का, वो हमें यहाँ पर दिया गया है बॉक्स में। तो वंदे मातरम जो है वो बहुत ग्रेट बंगाली राइटर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा था। और जन गण मन जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इन दोनों को ही हम नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम की तरह एक्सेप्ट करते हैं अपने इंडिपेंडेंट इंडिया में। साथ ही सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो आपने सॉन्ग सुना है ये बहुत फेमस है। ये मशहूर राइटर इकबाल ने लिखा था। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को जो हाईएस्ट अवार्ड होता है, नोबेल प्राइज़, वो उनके लिटरेरी वर्क गीतांजलि नाम की उन्होंने एक बुक लिखी थी, तो उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। साथ ही आर्ट की फील्ड में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर ने और बाकी के जो अदर आर्टिस्ट थे, उन्होंने इंडियन क्लासिकल ट्रेडिशन जो थी पेंटिंग की, उसे अडॉप्ट करना स्टार्ट किया था। तो ये जो ट्रेडिशनल पेंटिंग थी, जो बंगाली आर्टिस्ट के द्वारा और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी जिसे स्टार्ट किया था, जिसे बढ़ावा दिया था, इसे कहा जाता है बंगाली स्टाइल ऑफ पेंटिंग। राजा रवि वर्मा ने बहुत सारे जो इंडियन एपिक्स और माइथ्स हैं, यानी जो देवी देवताओं की जो कहानियाँ हैं या जो एपिक्स हैं, महाकाव्य हैं, उनकी कहानियों के ऊपर उन्होंने पेंटिंग्स बनवाई थी। नंदलाल बोस ने जो पुराने लीजेंड्स, जो पुराने किस्से कहानियाँ हैं, उनके बारे में भी पेंटिंग की। और साथ ही जो डेली लाइफ थी आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन की, जो कारीगरों की और आर्टिस्ट की जो डेली लाइफ थी, उनके बारे में भी उन्होंने पेंटिंग्स बनाई थी। अगर हम साइंस की फील्ड में डेवलपमेंट की बात करें, तो महेंद्र नाथ सरकार जो थे वो इंडिया के सबसे पहले मेडिकल स्टूडेंट थे। और उन्होंने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नाम की ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी इन द ईयर 1876। इस ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत काम किया था फॉर द प्रमोशन एंड पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस। 20th सेंचुरी में इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन को सेटअप किया गया था, जिसमें कि सारे कंट्री के जो इंटरेस्टेड साइंटिस्ट थे वो एक प्लेटफॉर्म पर आकर मिलने लगे, एक दूसरे से अपने आइडियाज़ शेयर करने लगे। फिजिक्स में चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी कि सीवी रमन, स्टैटिस्टिक्स में प्रफुल्ल चंद्र महालनोबिस और मैथमेटिक्स में श्रीनिवास रामानुजन, इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। ब्रिटिश रूल के टाइम पर एक बहुत प्रोमिनेंट इंडियन साइंटिस्ट थे एम विश्वेश्वरैया। इन्होंने इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया था। इसके अलावा पीसी रे, जेसी बोस, सीवी रमन, सत्येंद्र नाथ बोस, मेघनाथ साहा, बीरबल साहनी, ये कुछ प्रोमिनेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। इसके साथ ही प्रेस में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। प्रेस यानी कि जो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ये सब छपती हैं, जिनके थ्रू राइटर्स अपने आइडियाज़ कन्वे करते थे, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। तो पहले क्या होता था, जो ब्रिटिश होते थे वो प्रेस को अपने कंट्रोल में रखते थे, यानी वो ऐसी ही चीज़ें छापने देते थे जो कि उनके फ़ायदे की हो, उनकी तारीफ़ में हो। अपने विरोध करने वाले ब्रिटिश विरोधी जो चीज़ें होती थी वो छापने नहीं देते थे, और अगर कोई छाप देता था तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता था। लेकिन इस टाइम पर क्योंकि सोसाइटी में रिफॉर्म हुआ था, लोग ज़्यादा पढ़ लिख रहे थे, ज़्यादा एजुकेटेड हो रहे थे, तो उन्हें पता चला कि कितना ज़्यादा हमारी सोसाइटी में गलत हो रहा है और हमारे देश में ब्रिटिश जो है वो कितना ज़्यादा गलत कर रहे हैं हम पर गुलामी करके। तो अब तो लोगों ने इस चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी, और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स, जर्नल्स, ये सब पब्लिश होने स्टार्ट हो गए थे, जिसमें कि राष्ट्रवाद की भावना लोगों तक पहुंचाई जाती थी और लोगों की प्रॉब्लम्स बताई जाती थी कि देश में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं: द हिंदू, द इंडियन मिरर, अमृत बाज़ार पत्रिका, द केसरी, मराठा, स्वदेश मित्र, प्रभाकर, इंदु प्रकाश, एट्सेट्रा। तो ये जो पॉजिटिव और वाइटल रोल थे जो कि सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स की वजह से आए थे, तो
इन मूवमेंट्स की वजह से ही बाद में 19th सेंचुरी में जो इंडियन नेशनलिज्म था, भारत में जो राष्ट्रवाद था, उसकी फीलिंग और डेवलप होनी स्टार्ट हो गई थी. सो योर दिस चैप्टर इज completed. You have to learn its question answers.